औरत का फैसला। नैतिक मूल्यों से ये कहानी भले ही आपको इंसाफ करती ना दिखे, लेकिन जिम्मेदारियों की नजर से देखेंगे तो शायद कुछ समझ में आए। ये क्या है बहू, सुबह से घर का काम करती रहती है, फिर ऑफिस जाती है और बच्चों में लगी रहती है। अरे ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर घर के लिए कोई नौकरानी रख ले। कैसी बात कर रही है माँ? जानती तो है ना अभी इनके ऊपर कितना लोन है। थोड़ा ही सही मदद कर देती हूँ तो अच्छा लगता है, और अभी उनको मेरे पैसे की जरूरत भी तो है। सुधा चंदर को बचपन से प्यार करती थी। एक ही मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए दोनों। जहाँ सुधा संपन्न परिवार से थी तो वहीं चंदर का परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझता ही रहा। लेकिन सुधा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सुधा, कल ऑफिस जल्दी जाना है और 2 दिन के लिए गुजरात ऑफिस के काम से भी जाना होगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस वक्त तो उसके साथ रहे। अरे कोई बात नहीं ना माँ, उनको जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंदर ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। चंदर सुबह घर से निकलता तो आधी रात को घर में घुसता, वो भी शराब के नशे में। चंदर की माँ उसे खूब समझाती। अरे माँ, देख रही हो ना कितना कर्जा है सर पर, काम करना पड़ता है। दिन रात काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। अरे लेकिन बहू को भी तो देख लिया कर, इस हालत में भी घर का बाहर का सारा काम करती है। चंदर तो जैसे माँ की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऑफिस के बाद चंदर का फोन माँ के पास आता है। माँ, वो ऑफिस के काम से आज रात के लिए पास के शहर के ऑफिस जाना पड़ रहा है, कल सुबह आ जाऊंगा। सुधा रात को कमरे में सो रही होती है कि उसके पेट में दर्द होता है। सुधा चंदर को वीडियो कॉल करती है। इनको फोन कर लो, शायद कुछ आराम मिले। लेकिन 10 बार फोन करने पर भी वो सुधा का फोन नहीं उठाता। ऑफिस के काम से गए हैं, हो सकता है बिजी हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सुधा सो तो जाती है, लेकिन अकेले उसे कमरे में डर लगता है। अगले रोज चंदर घर आता है, जहाँ सुधा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तुम आज भी ऑफिस जाओगे? कल रात भर तो ड्यूटी की है, थक जाओगे, छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना और नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुधा ऑफिस जाना छोड़कर लग जाती है पति के लिए खाना बनाने, उसके कपड़े प्रेस करने और जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए। हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम ही अकेली हो जिसे बच्चा होने वाला है। इतने लोगों के पति जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, उनका क्या? सुधा को चंदर के मुंह से ये बातें अजीब लगती है। अरे हुआ क्या है तुमको? पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे पास रहते थे, मेरी दवा से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल। और अब इस बार तो तुम एक दफा भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए, क्यों? अरे पागल हो गई हो क्या? पागल वाली बात कर रही हो। काम धंधा देखो या फिर तुम्हें लेकर टहलता फिरो। और मुझे शुक्रवार की रात को काम से निकलना है, सोमवार आऊंगा। सुधा को समझ में नहीं आता कि क्यों अचानक से चंदर को फील्ड का काम मिल गया है। लेकिन एक दिन, सुधा, मैं और चंदर जरा एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, घर में अकेली कैसी रहोगी। अरे नहीं, इस हालत में इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, फिर घर में अकेले। चंदर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो सीधा कार निकाल कर माँ को लेकर चला जाता है। सुधा घर के काम में लग जाती है कि अचानक उसकी नजर चंदर के बैग पर पड़ती है, जिसमें एक कागज दिखाई देता है। इनकी कागज भी ना इधर उधर फैले होते हैं, एक भी खो जाएगा तो बवाल करेंगे। लेकिन जैसे ही सुधा वो कागज खोलकर देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। दरअसल वो कागज नहीं, बल्कि चंदर और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की चांदनी की गोवा की टिकट होती है। सुधा चंदर के बैग को खोलकर देखती है तो उसे होटल के बिल से लेकर महंगे गिफ्ट्स और दूसरे शहरों के टिकट मिलते हैं। सुधा को समझते देर नहीं लगती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ है। चंदर के आने पर सुधा उससे बात करती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गई है। लेकिन जब सुधा के सवाल तीखे हो जाते हैं तो चंदर को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो सुधा से माफी मांग लेता है। सुधा फैसला कर लेती है कि वो चंदर को छोड़ देगी। बच्चे और सामान को लेकर वो घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोकती है। कहाँ जाएगी बेटा, रुक जा। चंदर को सुधा का जाना खल नहीं रहा था। वो झूठे मुंह भी उसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सुधा चंदर को देखती है और मायके चली जाती है। मायके में माँ कहती है,
अरे ऐसे कैसे घर छोड़कर आ गई? कौन सा चंदर तुझे छोड़ रहा था? माफी तो मांग ली थी ना। देखो बेटा, बेटी डोली में जाती है और अर्थी में ही निकलती है। पर पापा, मेरा आत्मसम्मान, उसका क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूं, बेटी को पढ़ा सकूं, एक अच्छा जीवन पाऊं। अरे लेकिन पति की जरूरत तो होती है ना सुधा दीदी, और अगर आपको नहीं है तो इस बच्ची का सोचो जो अपने पिता से इस कदर जुड़ी है। आने वाले बच्चे की सोचो जिसके आने से पहले ही आपने पिता का प्यार से दूर करने की सोच ली। सुधा फोन देखती है लेकिन चंदर का कोई कॉल नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि अपने आत्म सम्मान के बारे में सोचे या बच्चों के बारे में। मम्मी, हम नाना नानी के घर से दादी और पापा के पास कब जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा, अब यहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे दादी के साथ रहना है। और मेरे साथ? हाँ, आपके साथ भी तो, सबके साथ माँ। देखो सुधा दीदी, आपके सर पर पिता का साया होना जरूरी होता है। अपने घमंड के लिए पिता और बेटी को अलग मत करो। सुधा अब सामान उठाकर अपने ससुराल जाने लगती है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है कि जिसे दुनिया घमंड समझ रही है वो उसका आत्मसम्मान था। चंदन ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सिर्फ उसी का है। अब नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब, एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब। तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ, तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? अब 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद, मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तू अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूं कि ये पैसा कहां से आया है, और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है, मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा, आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा? और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला,
नौकर समझ कर रख लो। इस बुढ़ी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी। स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूं, जरा लाकर तो देना। हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई। जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी? संध्या तू? पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया? मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं। मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूं। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तो फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है। करो। अंजलि की शादी कर ससुराल पहुंचने के साथ ही उसकी सास के हुक्म शुरू हो जाते हैं। हो गई शादी, बस मौज खत्म। कल से जल्दी उठकर काम पर लग जाना है। अरे माँ आज ही यहाँ आई है, इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो। मेरे और बहू के बीच की बात है, तू घर के मामले में ना बोलियो। इस पर जतिन वहां से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजलि को काम की लिस्ट सुनाने लगती है। सुबह पहले घर की सफाई करनी है, फिर कपड़े धोने हैं,
साथ में खाना भी बनाना है। एक की वजह से दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए है। जी मम्मी जी, ठीक है। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि, मम्मी हमेशा बोलती थी बहू आएगी तो उनका काम हल्का होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हल्का करने की जगह टाल ही देंगी। कुछ नहीं होता, ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी, मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर अगर कुछ हो तो बता देना। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह से अंजलि जल्दी उठ के सास के बताए कामों में जुट जाती है, जिसमें वो जैसे ही कपड़े धोने लगती है तो सास वहाँ आ जाती है। अरे सुनो, ये कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, सबको डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग अलग धोने हैं। क्या? एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने, लग जाओ काम पर हैं? सास की बात मानते हुए अंजलि एक एक करके कपड़े धोना शुरू करती है, जिसे करते हुए आधा दिन बीत जाता है। अरे रे, सुबह से कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला, अभी तो खाना भी बनाना है। अंजलि भागते हुए रसोई में जाती है, जहाँ उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है। खाना बना लेना, देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजलि के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले काम करती रहती है। अगली सुबह फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोई में आती है। आज क्या बन रहा है हैं? वो जतिन ने भिंडी की सब्जी, रोटी और धनिया की चटनी बोली है, इसलिए वही बना रही हूँ। अरे वाह जी वाह, बढ़िया है। पर भिंडी एक एक करके धोना, फिर टोवेल से पोंछकर एक एक करके ही काटना, साथ ही धनिया की पत्ती भी एक एक करके ही धोना। अरे पर मम्मी जी। अरे क्या पर? सफाई का ध्यान रखना आता भी है या नहीं है? मैं ये सब सबकी हेल्थ के लिए ही तो कर रही हूँ ना, और तुम अर पर करती रहती हो हैं? सास की बातें सुन अंजलि हैरान रह जाती है। मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जानबूझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं, पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परेशान भी करना चाहती हैं। मैंने इनकी कौन सी बहस खोल दी जो इतनी दुश्मनी निकाल रही हैं? अब क्या करूं? अब अंजलि सास की बातों और हरकतों के बीच फंस जाती है। काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा कर दे। पर अंजलि, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी देर में जतिन भी वहां आ जाता है। अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा? जतिन की बात सुन अंजलि सोच में पड़ जाती है। इन्हें सच बताऊं या नहीं? पर अगर ये गुस्सा हो गए तो? वैसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ सुन कैसे लेंगे? अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि जतिन फिर बोलता है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे नहीं कुछ नहीं, वो मैं टीवी सीरियल के बारे में सोच रही थी। यहाँ और कौन ड्रामा करेगा? अरे तुम भी ना, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ दिनों तक अंजलि सास को सबक सिखाने के लिए अलग अलग प्लान सोचती रहती है, पर उसे सास के एक एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड़ नहीं मिलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक एक करके सुलझना ना शुरू कर दूं। पगली हो गई है क्या? अकेले में क्या बड़बड़ किए जा रही हो? वैसे आज खाने में क्या है? आलू की सब्जी। तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक एक करके ही धोना है। बिल्कुल, इसे कैसे भूल सकती हूँ? मेरे जी का जंजाल। अरे बातें कम काम ज्यादा है। अंजलि एक बार फिर सास के कहे अनुसार काम करने लग जाती है, जिसमें सब्जी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है। मम्मी जी सुनिए जरा, इधर तो आना। अंजलि की आवाज सुन सास रसोई में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, वो सुबह कपड़े धोने की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है,
तो आप जरा सब्जी देख लीजिए ना, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अंजलि सास को रसोई में छोड़कर नहाने चली जाती है। इसी तरह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलती, जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है। अरे बाथरूम में ही समाधि लगा ली क्या? यहाँ सब्जी बनकर ठंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खत्म नहीं हुआ। मम्मी जी, जैसे आप कहती हैं ना, मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैम्पू कर रही हूँ। तो अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक काम और जतिन को खाना सर्व करना आप संभाल लेना। इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद से घर में एक एक करके करने का आलाप बंद हो जाता है।